दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आप देखेंगे ईरान ने अमेरिका का कर दिया अरबों डॉलर का नया नुकसान, CIA के हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के साथ कर दिया कांड, नई रिपोर्ट आई सामने। क्या ईरान वॉर से भागने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? जंग के बाद मिडिल ईस्ट की एम्बेसियों के लिए उठाए गए कदम से मिल रहा क्या पीछे हटने का सिग्नल? हुथियों के सुप्रीम लीडर ने दी सख्त वार्निंग, सऊदी अरब को दिया सख्त पैगाम, फिलिस्तीन और लेबनान के सपोर्ट का ऐलान। पाकिस्तान में बच्चों के अस्पताल में लगी भयानक आग, 15 दुधमुहे बच्चों की मौत की खबर। इसराइल की धमकी के बाद गजा के बच्चों ने फाड़ दी अपनी पतंगें, माँ बाप ने भी जला दी नौनिहालों की खुशियाँ। पतंग उड़ाने वालों पर बम गिराने की दी गई थी धमकी। और फिलिस्तीनी लीडर मरवान बरगूती की रिहाई के लिए हॉलीवुड आया एक साथ। 20 से ज्यादा बड़े फिल्मी सितारों ने एकजुट होकर इसराइल पर डाला प्रेशर। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरें। ईरान के बेमिसाल मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री ही नहीं बल्कि अमेरिका के जासूसी ठिकानों को भी अरबों डॉलर का भारी नुकसान पहुंचाया है। और नई रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी आर्मी नहीं बल्कि CIA के हाईटेक सर्विलांस सिस्टम्स को भी तबाह करके रख दिया है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही खबर है कि ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी इंटेलिजेंस ठिकानों में तबाही मचाई है और उनके सर्विलांस सिस्टम जिस पर CIA इतराती है, गुरूर करती है, उसे तोड़ दिया है। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अरबों डॉलर का चूना लगा दिया है। सामने आई सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इन बेमिसाल हमलों ने अमरीकी मिलिट्री अड्डों के एयर डिफेंस सिस्टम्स की तमाम कमजोरियों की पोल खोलकर रख दी है और अमरीकी अफसरों को अपने बेहद हसास, बेहद सेंसिटिव ठिकानों की हिफाजत के प्लान पर अब नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भैया दयालपुर में तो मिसाइलें आ रही, चलो मंगलपुर चलते हैं, या फिर कुछ रंगा शंगा बदल कर कुछ नया रखते हैं अपना एयर डिफेंस। 26 अगस्त को आई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन हमलों में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरी जासूसी एजेंसियों के इस्तेमाल में आने वाली इमारतों और जासूसी के हाईटेक सामानों को, इक्विपमेंट्स को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। यानी ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी, किस बिल्डिंग में CIA के लोग ठहरते हैं, बिल्कुल जाकर टिप्पे पर निशाना मारा गया है। एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन सारी ईरान के पास थी और उन्हें एयर डिफेंस रोक भी नहीं पाए अमेरिका के। इस तबाही की भरपाई करने और इन एडवांस सर्विलांस इक्विपमेंट्स को दोबारा लगाने के लिए अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ये वो इक्विपमेंट्स थे जिनसे CIA और बाकी लोग जासूसी वगैरह करते थे, हाँ, बंदे बंदे पे नज़र रखते थे, नज़र ये नहीं रख पाए कि उन पर आ रही है मिसाइल। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अब तक की अपनी तारीख में, हिस्ट्री में इतना बड़ा और इतना ख़तरनाक नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा था जितना ईरान वॉर में उठाना पड़ा। गौरतलब है कि फरवरी में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर शुरू किए गए मुश्तरका हमलों के बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी। इसके जवाब में ईरान ने अमरीकी एसेट्स और अड्डों वाले, जो उनके मिलिट्री अड्डों हैं जहां पर, उन इलाकों पर ये ज़बरदस्त पलटवार किए थे। जब जब हमला हुआ ईरान ने पलटवार किया। दोस्तों, अमेरिका के जासूसी नेटवर्क पर ईरान के इन हमलों की ये ताज़ा रिपोर्ट साफ साबित करती है कि ईरान ने अब अमेरिका के सबसे महफूज और हसास नेटवर्क को भी भेद कर उसे अरबों डॉलर की ज़मीनी और तकनीकी चोट पहुंचाई है। ये खबर हमें ये बताती है कि लाख तुम पर पाबंदियां हों, लाख तुम सामने वाले के मुकाबले में मशीनरी एतबार से कमज़ोर हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मुकाबला करने की हिम्मत है तो नुकसान तुम भी पहुंचा सकते हो, टेबल पर तुम भी ला सकते हो और बहुत कुछ पलट कर और बदल कर रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सुनिए, जिसका जुज़ अगर मैं कहूँ तो ये है कि अमेरिका जंग से भाग रहा है। दोस्तों, ईरान के हमलों से हुए इस भारी नुकसान के बाद अब अगली रिपोर्ट देखिए कि अब
अमेरिका किस तरह इस जंग से पीछे हट रहा है और कैसे वॉशिंगटन इस पूरे टकराव को समेटने की तैयारी में जुट चुका है। मतलब वो कह रहा है अमेरिका कि हम तो फ़कीर आदमी हैं जी, झोला उठाएंगे और चल देंगे जी। अमेरिका को इस जंग में इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है कि अब वो इसे दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है अनुभक्तों के लिए कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को अब वापस मिडिल ईस्ट के मुल्कों में भेजा जा रहा है कि जाओ भाई अपना अपना काम संभालो, बहुत हुई जंग भंग। इन तमाम अफसरों और स्टाफ को उस वक्त वापस बुला लिया गया था जब ये टकराव एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक जंग में तब्दील होने के आसार नज़र आ रहे थे। अब वो आसार ख़त्म हो रहे हैं, यानी तभी वापस ये लोग भेजे जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार है और रॉयटर्स एजेंसी है दुनिया की सबसे बड़ी, इनकी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हुकूमत मिडिल ईस्ट के उन तमाम सफारत खानों यानी एम्बेसियों में अपने स्टाफ और अफसरों को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है जिन्हें ईरान के साथ जंग और भारी तनाव के दौरान खाली करा लिया गया था कि कहीं तुम पे यहाँ एम्बेसी पे ना ठोक दे ईरान। दोस्तों, लेबनान, इसराइल, सऊदी अरब, इराक के बगदाद में मौजूद अमरीकी मिशनों में स्टाफ की वापसी शुरू की जा रही है। यहाँ तक कि रियाद में मौजूद अमरीकी अफसरों की फैमिलीज़ को भी वापस लौटने की इजाज़त दे दी गई है। कुल्लू मियाँ मियाँ जाओ, माहौल ठीक है, कह दिया गया है। ये बड़ा फैसला साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका अब ये मान चुका है कि ईरान के साथ बड़े पैमाने पर सीधी जंग का खतरा फ़िलहाल टल गया है और ट्रंप हुकूमत अब इस टकराव को और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी सफ़ीरों और स्टाफ की ये वापसी साफ बताती है कि ईरान की मिसाइल ताकत और सख्त रुख के आगे अब अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे शक करने की आदत है। मैं जितना लिखा जाता है उसके पार देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये भी लग रहा है इस खबर को पढ़ के कि ये अमेरिका की एक ऐसी चाल भी हो सकती है जिसमें ये दिखाया जा रहा हो कि माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ताकि सामने वाला बेफिक्र हो जाए और उसके बाद फिर कोई अचानक हरकत कर दी जाए। लेकिन फ़िलहाल ज़मीनी ख़बरें यही कह रही हैं कि अमेरिका अब इस जंग से बुरी तरह थक चुका है और उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि ईरान कोई इराक नहीं है। ईरान के पास वो एडवांस मिसाइलें और ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उसके फाइटर जेट्स को भरपूर टक्कर देने की ताकत रखती हैं। और ईरान के साथ गद्दारी करने वालों का लेवल अब भी सद्दाम के साथ अंदरूनी और बाहरी गद्दारी करने वालों के लेवल से कमज़ोर है। लिहाजा ईरान का इराक बनाना बहुत मुश्किल है। बढ़ते हैं आगे। अरब मुल्क भी अब दोबारा जंग नहीं चाहते। मिस्र ने मंगल के रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान, शाम में बल्कि रात में, ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पूरी तरह अमल करने और पूरे खित्ते में कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया है। मिस्र ने इजिप्ट की फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक ये अहम बातचीत मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देलअत्ती और मिडिल ईस्ट के लिए अमरीकी स्पेशल एनवॉय डोनाल्ड ट्रंप के खास स्टीव विटकॉफ के दरमियान फ़ोन पर हुई है। बद्र अब्देलअत्ती और स्टीव विटकॉफ के बीच इस बातचीत के दौरान दोनों अफसरों ने खित्ते में जारी तानातनी को ख़त्म करने, अमन कायम रखने और तय पाए मुआहदों को ज़मीन पर लागू करने के रास्तों पर तफसील से बात की। दोस्तों, मिस्र का ये ताज़ा कदम साफ बताता है कि अरब मुल्क भी अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को जल्द से जल्द ख़त्म कराकर मिडिल ईस्ट को एक और बड़ी जंग की आग से महफूज रखने की कोशिश में पूरी ताकत से जुट गए हैं। अगर जंग भड़क गई तो नुकसान इनका भी होगा और कोई अपना नुकसान नहीं चाहता। अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथियों के सुप्रीम लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने फ़लस्तीन और रेजिस्टेंस की मुकम्मल हिमायत दोहराते हुए दो टूक कहा है कि यमन फ़लस्तीनी आवाम के साथ डट कर खड़ा है और सऊदी अरब की किसी भी नई हरकत को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देने का अल हूथी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। अंसरुल्लाह मूवमेंट के लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी ने ये बयान जो अपना दिया है, खिताब जो किया है अपने आवाम से, उसमें यमन के उस अज़्म को दोहराया है जिसमें फ़लस्तीन की हिमायत और अमेरिका और इसराइल के नापाक मंसूबों का मुकाबला करना शामिल है। अपने खिताब में, अपनी तकरीर में या अपने भाषण में
अब्दुल मलिक अल हूथी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि जब तक इसराइली हुकूमत को शिकस्त नहीं मिल जाती तब तक यमन फ़लस्तीनी आवाम और उसके रेजिस्टेंस के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। अल हूथी ने ख़बरदार करते हुए कहा कि ईरान और लेबनान के ख़िलाफ़ हमले, सीरिया को निशाना बनाना और यमन पर बमबारी करना असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अल हूथी ने कहा कि इन तमाम हमलों का असल मकसद अमेरिका और इसराइल के उस प्रोजेक्ट को लागू करना है जिसके तहत पूरे मिडिल ईस्ट को बदलने और ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। हूथियों के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब को भी सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि अगर सऊदी अरब ने टेंशन बढ़ाने की कोशिश की तो उसे बेहद ज़बरदस्त और करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, अंसरुल्लाह लीडरशिप का ये दो टूक बयान साफ करता है कि तमाम पाबंदियों और हमलों के बावजूद यमन फ़लस्तीन के हक़ में अपने स्टैंड से एक भी इंच पीछे न हटने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक बेहद दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा सामने आया है। यहाँ पिम्स PIMS अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में भयानक आग लगने से कम 15 दुधमुहे बच्चों की मौत हो गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल के अफसरों के हवाले से ये बताया गया है आज ही सुबह के हादसे के वक्त इस नर्सरी वार्ड में 16 दुधमुहे बच्चे नेसेंट बेबीज़ मौजूद थे। आग इतनी तेज़ी से फैली कि वहाँ मौजूद मासूमों में से सिर्फ एक ही बच्चे को ज़िंदा बचाया जा सका, जबकि बाकी 15 बच्चे मासूम इस भयानक आग की जद में आ गए। अस्पताल के ज़िम्मेदारों के मुताबिक ये दिल दहलाने वाला हादसा नर्सरी में लगे एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर अचानक फटने की वजह से पेश आया। AC के कंप्रेसर में हुए ज़बरदस्त धमाके के बाद वार्ड में तेज़ी से आग और दमघोंटू धुआं फैल गया, जिससे वहां दाखिल मासूम बच्चों को संभलने या बाहर निकलने का कोई मौका या निकालने का मौका नहीं मिला। इस खबर से मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे पर्सनली भी पता है कि बहुत से लोग जिनके यहाँ या तो बिजली का बिल किसी जुगाड़ से नहीं आता या कम आता है, या फिर उनके यहाँ कितना भी बिजली का बिल आ जाए उन्हें ऊपर वाले ने इतना नवाजा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों में से कुछ लोग, इन दो क्लासेस में से, वो अपने घर का बाहर भी जाते हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, पिक्चर भी देखने गए या किसी काम से गए तो अपने घर का ऑफिस का AC खुला छोड़ जाते हैं ताकि घर में लौटें गर्मी से बाहर तो बिल्कुल ठंडा मिले, पसीना नहीं आना चाहिए। ये ना करें, इसलिए कि गर्मी की वजह से कंप्रेसर फट जाते हैं हीट होके, और आपके पीछे अगर कंप्रेसर फटा तो घर में आग लग सकती है, आपका जेवर, आपका माल, आपके कागज़, आपका घर, सब कुछ जल सकता है। फिर उसने हमसे कहा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। वज़ू में भी एक बूंद अगली इस्तेमाल नहीं करनी, तो बिजली हम क्यों फूंक रहे हैं? इसी दुनिया में जहां लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी, कहीं कहीं हफ्तों में एक बार बिजली आती, हम इतनी बिजली कैसे फूंक सकते हैं? हमारा हक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गज़ा के माँ बाप ने अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ा कर उनकी पतंगे जला दी हैं, फाड़ दी हैं। इससे ज़्यादा बदसूरत और ख़ौफनाक बात क्या हो सकती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को किसी फ़ौज के खौफ से अपनी पतंगे फाड़ देनी पड़े, उन्हें जला देना पड़े। क्योंकि हुआ ये है कि अगर इन पतंगों को आसमान में उड़ाया तो दुश्मन उन पर बम और मिसाइलें बरसा देगा। इसराइल का चेहरा तब और बेनकाब हो जाता है जब 26 अगस्त को रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी और लेमॉन जैसा मशहूर अखबार इस दिल दहला देने वाली हकीकत को दुनिया के सामने लाते हैं। ये रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही हैं कि गज़ा के मज़लूमों ने किस कदर जुल्म झेला है और वहाँ के मासूम बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को किस बेरहमी से कुचला गया है। वो बच्चे जिन्हें आसमानों में परवाज करनी थी, उन्हें ज़मीन पर पटक दिया गया है। हमने आपको बताया था कि इस्राएली फ़ौज की तरफ से खुली धमकी दी गई थी कि अगर गज़ा के आसमान पर कोई भी पतंग उड़ती नज़र आई तो उसे उड़ाने वाले को ख़तरा समझकर सीधा बमबारी का निशाना बनाया जाएगा IDF की तरफ से। इस खौफनाक धमकी के बाद बेबस फ़लस्तीनी वालिदैन अपने बच्चों से वो पतंगे छीनने और उन्हें छुपाने या जलाने पर मजबूर हो गए हैं, जो इस मलबे के ढेर बन चुके शहर में उन मासूमों की आखिरी खुशी और वाहिद खेल थी। सेंट्रल गज़ा के अल-बुरैज कैंप का 6 साल का अमीन फ़ोन पर रोते हुए बताता है, एक रिपोर्ट में लिखा है, फ़ोन पर रोते हुए बताता है कि उसके वालिद ने उसकी दोनों पतंगें छीन कर बंद कर दी हैं क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि अगर तुमने पतंग उड़ाई तो इसराइली तुम पर बम गिरा देंगे। वो मासूम अब खौफ से काँप रहा है, वो आसमान की तरफ देख भी नहीं रहा।
चंद पतंगे सरहद के पार गिरने का बहाना बनाकर इसराइल ने बच्चों के एक मामूली और सस्ते से खेल को भी अपने लिए हथियार और ख़तरा करार दे दिया है और दुनिया के जर्नलिस्ट को गज़ा में दाखिल होने से रोक रखा है ताकि हकीकत सामने ना आ जाए। जो आता है वो गज़ा के जर्नलिस्ट के थ्रू आता है। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली खबर साफ बताती है कि इसराइल की बर्बरियत अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो गज़ा के आसमान पर मासूम बच्चों की उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों से भी खौफज़दा हो रहा है। उसके खौफ की वजह यह है कि वो ये दलील देता है कि इसमें कंदीले जलाकर, वो नहीं होती हैं जो लाइट्स वगैरह कैंडल लगा देते हैं दिया, वो लगाकर कुछ एक्सप्लोजिव, कुछ बारूद लगाकर फ़लस्तीनी लड़के इसराइली इलाकों में गिराते हैं, इससे वहाँ आग लग जाती है। जिन इसराइली इलाकों की इसराइल बात कर रहा है वो फ़लस्तीन की कब्ज़ाई हुई ज़मीनें हैं, गज़ा की सरहद के करीब। छोड़ दो ना, जाओ तुम भी सुख से रहो, वो भी सुख से रहे। लेकिन फिर ये सुख अगर तलाश लिया तो ग्रेटर इसराइल कहाँ जाएगा उनका। बढ़ते हैं आगे भाई। हॉलीवुड की मशहूर मार्वल फिल्मों और सीरीज़ के 20 से ज़्यादा बड़े अदाकारों ने फ़लस्तीनी लीडर मरवान बरगूती की इसराइली कैद से रिहाई के लिए शुरू की गई एक इंटरनेशनल मुहिम को अपना खुला सपोर्ट दे दिया है। इसराइल की जेल में बंद 68 साला फ़लस्तीनी सियासतदान मरवान बरगूती की रिहाई के लिए उनकी फैमिली ने फ्री मरवान नाउ नाम से एक आलमी मुहिम, एक कैंपेन शुरू की है, जिसे दुनिया भर के 200 से ज़्यादा फिल्म, म्यूज़िक और अदब से जुड़े मारूफ चेहरों की हिमायत हासिल हुई है। इस मुहिम के तहत इंस्टाग्राम पर गहरी फिक्र जताते हुए ये कहा गया कि जेल के अंदर बरगूती को 2023 से तन्हाई में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। उनके साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है और उनके बुनियादी कानूनी हक़ों को छीना जा रहा है। इस मुहिम में यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर की हुकूमतों से अपील की गई है कि वो बरगूती की फौरी रिहाई के लिए इसराइल पर प्रेशर बनाएं। इस अपील पर दस्तखत करने वाले बड़े हॉलीवुड स्टार्स में मार्क रफालो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, इयान मैककेलन, डॉन चीडल, केट ब्लैंचेट, टिल्डा स्विंटन और ह्यूगो वीविंग जैसे नाम शामिल हैं। वेस्ट बैंक की फतह तंजीम के साबिक सेक्रेटरी जनरल और पहले इंतफादा के अहम लीडर रहे मरवान बरगूती को इसराइली फ़ौज ने साल 2002 में, यानी 24 साल पहले गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद इसराइल की एक अदालत ने उन्हें 5 उम्र कैद और 40 साल की सज़ा सुनाई थी। दोस्तों, हॉलीवुड के इन मशहूर अदाकारों का फ़लस्तीनी लीडर के हक़ में खुलकर सामने आना ये साफ बताता है कि इसराइल की जेलों में बंद फ़लस्तीनी कैदियों पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ अब आलमी सतह पर आवाज़ें किस कदर बुलंद होने लगी हैं। लेकिन क्या इनका असर भी होगा? पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।